ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। सीरिया, जहां हफ्ते भर पहले तक देश के एक बड़े हिस्से पर अल असद सरकार का काबू था, नियंत्रण था, या सरकार उसी की थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। कैसे बदल गया? इस गृह युद्ध की जड़ में क्या है और आगे क्या हो सकता है? ये कई सारे सवाल हैं। और अब ये जब ये घटनाक्रम सामने आया है तो लोगों के ज़हन में ये सवाल उठ रहे हैं कि हुआ क्या। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या क्या हुआ, क्यों क्यों हुआ और कैसे कैसे हुआ, ये जानना और समझना ज़रूरी है। तो इसी की हम बात करने वाले हैं और आगे क्या हो सकता है इस पर भी बात होगी। 8 दिसंबर यानी कि रविवार की सुबह का सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 11 दिनों से लड़ रहे विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। और उसके बाद दोपहर होते होते यह खबर आती है कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। वहां पर विद्रोही जिन्होंने हमला किया था उनकी तरफ से तो यह कहा गया कि जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े हैं उसे गिरा दिया गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि परिवार के साथ असद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। सीरिया की मौजूदा तस्वीर बनने की शुरुआत दरअसल 2011 में हुई। क्यों? क्योंकि अभी तो वो तो बशर अल असद जो हैं वो तो मॉस्को चले गए, लेकिन ये जो पूरा विवाद हुआ, ये पूरा जो बिल्कुल सत्ता पलट गई, ये कैसे हो गया, इसके पीछे क्या क्या चल रहा था, इसीलिए अब इस पर हम आ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 2011 में हुई थी। 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार का विरोध शुरू हो गया। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, और ख़ास तौर पर विद्रोही गुटों के द्वारा। और ये इस कदर बढ़ता गया कि यह खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विरोध करने वालों का यह मानना था कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अल्पसंख्यक हैं, अलावी समुदाय से वो आते हैं और अलावी समुदाय के पक्षपाती उनका पक्ष ज़रा ज़्यादा लेते हैं। अलावी से जुड़े लोगों और रिश्तेदारों की सरकार और सरकार की नौकरियों में भरमार थी और ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन को नागवार था, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है कुछ और है, बताएंगे आगे आपको पता चलेगा। और असद ने जब ये इस पूरे मामले का शुरुआत हुई और लोगों ने विरोध की आवाज़ उठाई तो विरोध करने वालों का दमन किया गया, उनके ऊपर एक्शन लिया गया और यहीं से सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़क गई। इस गृह युद्ध में सीरियाई सरकार, कई चरमपंथी गुट समेत अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देश भी शामिल हो गए थे। और इसी कारण 5 लाख से ज्यादा सीरियाई लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर भी हो गए। रूस ने असद की मदद की थी और गृह युद्ध को पलटने में अहम भूमिका भी निभाई थी। 2011 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद रूस साथ में आके खड़ा हुआ और अहम भूमिका इसमें निभाई गई। रूसी सेना की मदद से असद ने अपना शासन और मजबूत कर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 11 दिनों में पूरी सत्ता पलट गई, असद को भागना पड़ गया और वहां पर राष्ट्रपति भवन में क्या कुछ हो रहा है ये तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है, अब तो सार्वजनिक हो गई। 27 नवंबर को दरअसल सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच झड़प शुरू हुई और धीरे धीरे विद्रोही गुटों का हमला इतना तेज होता चला गया कि उसको रोकने की कुव्वत ही नहीं रही। और बीते एक हफ्ते में विद्रोही गुट ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसमें कौन कौन से शहर हैं? अलेप्पो है, हमा है, होम्स है और दारा शामिल है। अलेप्पो को तो पहले कब्जा लिया गया था और उसके बाद दारा तक ये आ गए। और ये सब ज़्यादा दूरी नहीं है आपस में इनकी। राजधानी जो है वहाँ से ये समझिए कि 90 और 100 किलोमीटर के दूर हैं ये सारे शहर। तो 8 दिसंबर को सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने की पुष्टि की और कहा कि राष्ट्रपति की तो सत्ता अब खत्म हो गई है। और ये भी खबर आई कि सीरियाई सेना जो है उसके लड़ाके जो अभी तक हथियार बंद थे या सैनिक जो हैं उन्होंने वर्दी छोड़ी, उन्होंने असलहा छोड़ा, सादे कपड़ों में वो आ गए। और इसी के साथ असद परिवार का 54 सालों का शासन खत्म हो गया। असद के पिता इसके पहले सत्ता संभाल रहे थे, उसके बाद असद संभाल रहे थे। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने क्या कहा ये समझिए, एक वीडियो जारी हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो तो इसी देश में रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे
उनके साथ मिलकर काम करेंगे। यानी चुनाव की बात हुई, लोग चुन लें, उनके साथ मिलकर हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये वही हैं जो असद के सबसे खासम खास माने जाते थे और उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। असद चले गए रूस। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीरिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है जो सभी सीरियाई लोगों को एक साथ लाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला सिर्फ सीरिया का और सीरिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि तुर्की जो कि पड़ोसी है, उधर रूस, अमेरिका, ईरान, हिजबुल्ला और इजराइल जैसे विदेशी ताकतें भी इसमें किसी न किसी तरह से तो इसमें शामिल थीं। बीते कुछ सालों से असद सीरिया में काफ़ी अलोकप्रिय हो रहे थे और इसके साथ ही सीरियाई सेना के ज़्यादातर सैनिक असद के लिए नहीं लड़ना चाहते थे, ये भी साफ था। इसके साथ ही असद को सत्ता में बने रहने के लिए रूसी और ईरानी मिलिट्री का सपोर्ट भी लेना पड़ता था। अच्छा, ईरानी मिलिट्री का सपोर्ट जब लिया जाता था तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो है, जिसको ईरान ही सपोर्ट करता है, तो हिजबुल्लाह भी बॉर्डर वहीं से लेबनान से लगती है, तो हिजबुल्लाह भी वहाँ से सपोर्ट किया करता था और वहाँ से सपोर्ट लिया भी करता था। ईरान ने भी सीरिया का इस्तेमाल इसीलिए किया कि उसको हिजबुल्लाह को वहाँ से मदद पहुँचाई जा सके। और जानकारों का इस मामले में क्या कहना है, इस पर भी आते हैं। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस दरअसल उलझा हुआ है और ईरान और उसके लेबनान के साथ ही हिजबुल्लाह को इजराइल हमलों से काफ़ी नुकसान हुआ है और इसकी वजह से ध्यान जो है वो भटक गया और ऐसे में रूस और ईरान लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए समय पर आगे नहीं आ पाए, जो कि समय पर हो जाना चाहिए था। हमले के दौरान सेना और पुलिस के अधिकारी और जवान अपनी चौकियां और हथियार छोड़कर भाग भी गए। विद्रोहियों ने दमिश्क तक पर कब्जा कर लिया है और सीरिया में बढ़ती महंगाई और कमज़ोर अर्थव्यवस्था ने सरकार को और कमज़ोर कर दिया था और ऐसे हालात में असद को देश छोड़ना ही पड़ा। खबर तो यहाँ तक है कि असद गए हैं रूस, अपनी पत्नी और बच्चों को भी भेज दिया है, साले को भी भेज दिया है और दूसरे उनके परिवार के लोग जो हैं वो कहीं और चले गए। मौजूदा तख्ता पलट पर सीरिया की आम जनता का रुख क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तख्ता पलट हो गया, उसके बाद आम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर। तो सीरिया के मौजूदा हालात के कारण अब तक 3.70 लाख 3,70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लोग असद सरकार गिर गई इसकी खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। लोग टैंकों पर चढ़े हैं, खुशी मना रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं और हवा में गोलियां दाग रहे हैं। एक मीडिया ग्रुप के मुताबिक लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने और सड़कों पर जश्न मनाने के लिए जुटे भी थे। लोगों ने असद के खिलाफ नारे भी लगाए और कारों के हॉर्न बजाए खुशी में। कुछ जगहों पर अल असद के पिता हाफिज की मूर्तियां भी गिरा दी गई। वहीं सीरिया में बने ताज़ा हालात के बाद इराक ने अपनी बॉर्डर को बंद कर दिया है और उसकी सिक्योरिटी को और बढ़ाया गया है। इसके साथ ही दमिश्क में जो दूतावास था उसको भी खाली करा दिया गया है। इधर इजराइल ने क्या किया है कि गोलान हाइट्स पर सेना का डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दिया गया। ये वो बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका है और सीरिया का बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका है, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेना IDF जो है वो वहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है इजराइल की तरफ से। इधर HTS के चीफ अबू मोहम्मद अल जलौनी ने एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाने की घोषणा कर डाली है कि हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। सीरियाई PM अल जलाली को सरकारी संस्थाओं का कार्यवाहक भी नियुक्त कर दिया गया है। एक बयान में अल जलाली ने जनता की ओर से चुने गए किसी भी नेता को सपोर्ट करने की बात कही है कि जो भी नेता आएगा, चुना जाएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जानकार ये मान रहे हैं कि सीरियाई पॉलिटिक्स को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। 54 साल असद परिवार ने शासन किया, पहले पिता ने किया, फिर बेटे ने किया और इस दौरान कभी अपोजिशन यहां पर बन ही नहीं पाया। या तो यहां पर विरोधी नेताओं को जेल भेज दिया जाता, या सीरिया से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, या उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता। ऐसे में अल जलौनी जैसे लोगों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जलाली ने इलेक्शन कराने की बात कही है। असद परिवार किसी पॉलिटिकल प्रोसेस या इलेक्शन के जरिए तो सत्ता में आया भी नहीं था। उन्होंने तख्ता पलट के बाद देश की कमान को संभाला था और 54 साल कुल मिलाकर असद परिवार का शासन सीरिया में रहा। लेकिन असद परिवार के अलावा अगर बात की जाए तो बहुसंख्यक जो हैं वो आपको समझाते हैं कि क्या है यहाँ पर गणित, क्या है, ये इतना बवाल हुआ क्यों। असद परिवार अलावी शिया मुस्लिम है
और सीरिया में इनकी आबादी जो है ये महज 10% है, केवल 10%। और 70 से 80% आबादी सुन्नी मुस्लिम है। लेकिन राज कौन कर रहा था? 10%। ऐसे में इतने लंबे समय तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन पर माइनॉरिटी का रूल करना, पावर में रहना एक टेंशन की बात बन गई थी। और इसी वजह से यहां पर ये जो कुछ भी हमने देखा है, ये सब कुछ हुआ है। तो पूरी कहानी आपने समझ ली। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है और विद्रोही गुट जो हैं वो समर्थन में आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर शांति शायद स्थापित हो जाए। लेकिन रूस और ईरान ने जो समय रहते सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। तो क्या रूस और ईरान इस तख्ता पलट को अपनी हार के रूप में देखेंगे? क्या इसका पलटवार करेंगे? आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।